नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं स्वदेश विशेष। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। खसरे के बढ़ते दायरे से विश्व स्वास्थ्य संगठन की नींद उड़ चुकी है। खसरे के मामले में लगातार बढ़ोतरी जारी है और अब WHO ने एक चेतावनी जारी की है और ये चेतावनी WHO और CDC ने साझा बयान जारी करके बताया है। इस बयान में कहा गया है कि 4 करोड़ बच्चे जो दुनिया भर में हैं उन पर खसरे का खतरा मंडरा रहा है। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने पिछले साल खसरे का टीका नहीं लगवाया है। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2021 में करीब 2.5 करोड़ बच्चे खसरे का पहला टीका नहीं ले सके थे और दूसरा टीका न ले पाने की संख्या 1.5 करोड़ के पास है। दरअसल खसरे का टीका न लगवा पाने के पीछे कोरोना और लॉकडाउन एक बहुत बड़ी वजह रही। वहीं मुंबई में 13 बच्चों की मौत और यहां पर 7 हॉट स्पॉट एरिया खसरे को लेकर बनाए जाने से एक अलर्ट जारी हो गया है, एक चिंता बढ़ चुकी है। लेकिन हमारे इस कार्यक्रम का मकसद आपको किसी भी तरह से पैनिक या किसी तरह से घबराने पर मजबूर करना नहीं है। जी हाँ, इस शो का मकसद है आपको जागरूक करना, इस बीमारी को लेकर जो भी बातें हैं वो एक्सपर्ट्स के जरिए आप तक पहुंचाना और इसके साथ ही बताना कि आखिर ये जो खतरा है जो अचानक से बढ़ा है, इसके पीछे की वजहें क्या हैं और इससे निपटने के तरीके हमारे पास क्या क्या है। भारत के लिए फिलहाल खासतौर पे मुंबई और महाराष्ट्र रीजन में ये जो खतरा है वो ज़्यादा देखा जा रहा है। इसके अलावा राजस्थान की बात कर लें, बिहार की बात कर लें, झारखंड की बात करें, यहाँ पर भी बहुत सारे केसेस सामने आ रहे हैं। और इसी पर विशेष चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया हमारे साथ हैं। आप हैं जाने माने पब्लिक हेल्थ पॉलिसी एक्सपर्ट्स और इसके साथ ही डॉक्टर नीलम मोहन भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं जो कि पीडियाट्रिशियन हैं। और सबसे पहले डॉक्टर चंद्रकांत, मैं आपके पास आना चाहूँगा। महाराष्ट्र और खासकर मुंबई के आंकड़े जो हैं वो थोड़ी बहुत चिंता बढ़ा रहे हैं। हालांकि जैसा मैंने शुरू में भी कहा कि हमारे इस शो का मकसद लोगों को किसी भी हिसाब से पैनिक उनके बीच क्रिएट करना नहीं है, बल्कि उन्हें जागरूक करना है। लेकिन WHO और CDC का जो कंबाइंड रिपोर्ट आज मीडिया के हवाले से तमाम साफ बातें सामने आई, उसमें ये कहा गया कि 4 करोड़ बच्चों पर खसरे का खतरा है और 2021 के मुकाबले 2022 में हमें थोड़ा चिंता करने की आवश्यकता है। आखिर ये स्थितियां क्यों हैं? क्या वैक्सीनेशन एक बहुत बड़ी वजह है? रखने की बात है कि जब कोविड-19 पैंडेमिक शुरू हुआ तब से पिछले 2.5 साल में हम काफी बार सुन चुके हैं कि सारी दुनिया में जो इम्यूनाइजेशन कवरेज था, टीकाकरण का कवरेज था, वो घट गया था। उसकी कई वजह रही थी। एक तो स्वास्थ्य तंत्र या हेल्थ सर्विसेज में अन्य कई वजहों से रुकावट आई, वो वहां तक लोगों तक नहीं पहुंची और साथ में जो पेरेंट्स थे वो भी अपने बच्चों को स्वास्थ्य सेवाओं तक नहीं लेकर आए। तो इसका नतीजा यह निकला है कि जो वैक्सीन कवरेज होता था, जैसे कि खसरे का टीका है, एक बहुत ही बेहतरीन टीका जो काफी अच्छा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और जिन लोगों को खसरे का टीका 2 टीके लग जाते हैं उनको बीमारी होने की संभावना बिल्कुल नगण्य होती है, बिल्कुल नेग्लिजिबल होती है। लेकिन पिछले 2-2.5 साल में यह खसरे की टीकाकरण में, अन्य टीकाकरण में गिरावट आई है। तो उससे क्या हुआ है कि जो ससेप्टेबल पॉपुलेशन होती है, जिसको ना टीका लगा है और जिनको खसरे के होने की संभावना बढ़ गई है, और यही वजह है कि अभी फिलहाल जो हम आउटब्रेक की बात सुन रहे हैं वो ऐसी जगह पर आ रही है जहां पर पहले से ही इम्यूनाइजेशन कवरेज कम रहता था और कोविड-19 के दौरान यह कवरेज और भी कम हो गया है। तो ससेप्टेबल पॉपुलेशन का जो पूल था वो बढ़ गया है और इसी वजह से एक अंडर कवर्ड पॉपुलेशन, ऐसी पॉपुलेशन जिसमें कवरेज लो रहता है, साथ में जहां पर हाई रिस्क चिल्ड्रन रहते हैं, अंडर नरिश्ड चिल्ड्रन रहते हैं, इस तरह की आबादी में हमें यह खसरे का रिस्क मिल रहा है। अंत में मैं यह भी कहूंगा कि भारत में कई सालों तक लो टीकाकरण रहा था, अर्थात जो बच्चों को टीके रिकमेंड किए जाते हैं, सजेस्ट किए जाते हैं, वो सभी बच्चों को नहीं मिलते थे। लेकिन समय के साथ यह कवरेज बढ़ा है। लेकिन अभी भी करीब 10% बच्चे ऐसे होते हैं जिनको खसरे का टीका नहीं मिलता है और यही वजह है कि इन बच्चों को बीमारी होने का खतरा अधिक रहता है।
बिल्कुल, बिल्कुल। और वाक़ई ये समझना होगा कि कितना बड़ा फ़र्क पैदा करती है ये जो वैक्सीन है और इसके प्रति जागरूकता जो है, और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि इन सब के बीच चिंताएं ज़रूर बढ़ रही हैं, लेकिन वाक़ई आपको किसी भी स्तर पे पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। आपको ध्यान देना है कि आप पूरी तरह से जो भी विकल्प मौजूद हैं, जो भी मेडिकेशन मौजूद है, उसको वक्त पर बच्चे तक पहुंचाएं, और इस खतरे के बारे में जो भी आपको एडवाइस दी जा रही है डॉक्टर के ज़रिए, उसको अपनाएं। और हमारे साथ डॉक्टर पल्लवी सापले भी जुड़ चुकी हैं, और आप एडमिनिस्ट्रेटर हैं एमएमसी से, और महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल की अगर बात आती है तो सबसे ज़्यादा हम इस वक्त जो स्थितियां देख रहे हैं वो महाराष्ट्र और ख़ासतौर पे मुंबई में देख रहे हैं। डॉक्टर पल्लवी, किस तरह से फ़िलहाल जिस तरह के आंकड़े आ रहे हैं, और एक भी बच्चे की मौत जो होती है वो एक तरह से पीड़ादायक होती है, और यहाँ 13 बच्चों की मौत की बात सामने आई है, और 7 हॉटस्पॉट बनाए गए हैं। किस तरह से फ़िलहाल की स्थितियों को देखा जा रहा है, अगर आप इस पर कुछ रोशनी डाल पाएँ? नहीं, जैसे पहले भी कह चुके हैं कि ससेप्टेबल पॉपुलेशन बढ़ गया है, बिकॉज हम लोग डेंगू, मलेरिया, HIV के टीके की इतने सालों से रिसर्च चल रही है और हमें उसके लिए टीका नहीं मिल रहा है। और ये खसरा एक ऐसी बीमारी है जिसका 50 साल से ज्यादा, 60 साल हो जाएंगे अभी कि हमारे पास टीका है। और प्रगत देश जो है अमेरिका जैसे, उन्होंने तो 2000 साल के बाद उनके पास एक भी इंडिजिनस केस नहीं रहा है। उनके सारे केसेस ऐसे हैं जो उन देशों से आए हैं जहां टीकाकरण कम होता है। तो कहीं तो ये टीकाकरण कम होने की वजह से हुआ है, नहीं तो मैं ये कॉन्फिडेंस से कह सकती हूँ कि अगर हर 9 महीने के बच्चे और 15-16 महीने के बच्चे को ये एक एक टीका मिल गया होता तो अब तक अपने देश से भी खसरा निकल गया होता। जैसे हमने पोलियो से लड़े हैं, स्मॉल पॉक्स से लड़े। तो ये थोड़ा सा पेरेंट्स शायद कोविड के वजह से घर से बाहर नहीं निकले होंगे, बट ये ध्यान रखना था कि अपने बच्चे का ये टीका रह गया है और वो देना जरूरी था, और वो नहीं हुआ है। इस वजह से सारे जिन बच्चों को हो रहा है, सारे ऐसे हैं जिनको टीका नहीं लगा है। जो थोड़े बहुत बच्चे हैं जिनको टीका लगने के बावजूद हुआ है, काफी बार हमारे पास कॉन्फिडेंटली हिस्ट्री नहीं रहती, कि क्योंकि मैं जे हॉस्पिटल में भी काम कर रही हूँ, हमारे यहाँ भी पेशेंट्स आ रहे हैं, तो जिन्होंने टीका लगाया उनको बहुत मामूली सी बीमारी होती है, थोड़ा सी रैश आके निकल जाती है। लेकिन जो बच्चे ज्यादा सीरियस है, जिनको एडमिट करने की जरूरत पड़ती है, वो सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको टीका नहीं लगा है। तो जब अपने पास ये इलाज है, ये टीकाकरण, तो ये करना बहुत जरूरी है। और ये एक बात और मैं कहना चाहूंगी कि अगर अभी खसरा फैल रहा है, हो भी रहा है, हो सकता है कि बच्चे को थोड़े लक्षण शुरू हो गए, उस बच्चे को भी टीका लगाने से हमने देखा है कि बीमारी का जो कॉम्प्लिकेशंस है, जो सीरियसनेस है, वो थोड़ा कम हो रहा है। बिल्कुल, बहुत अहम बात आपने कही, और जाहिर सी बात है कि जिस तरह से डॉक्टर चंद्रकांत और आपसे बात करके एक बात तो समझ में आ रही है कि वैक्सीनेशन जो है वो बहुत बड़ा फैक्टर है। इसके और भी स्तर को समझने की कोशिश हम आगे करेंगे। डॉक्टर नीलम भी हमारे साथ बनी हुई हैं। डॉक्टर नीलम, बहुत बहुत स्वागत आपका। क्या रूटीन वैक्सीनेशन ना हो पाना ही एक सबसे बड़ी वजह इस आउटब्रेक की आप देख रही हैं? ये जो आंकड़े हैं, क्या डॉक्टर्स को भी फिलहाल, जब हम ये मान रहे थे कि हाँ हम इसको बहुत हद तक टैकल कर चुके हैं और अब केसेस सामने नहीं आएंगे, उसमें हम एक ही रीजन से इतने ज़्यादा केसेस देख रहे हैं, तो क्या आप लोग को हैरत में डाल रहा है, चिंता में डाल रहा है? और फिलहाल यही एक वजह है या कुछ और भी फैक्टर्स आपको नज़र आ रहे हैं? राइट, तो बेसिक्स थोड़ा सा बिकॉज पब्लिक को समझाने के लिए बताऊंगी कि मीजल्स है क्या। मीजल्स एक हाईली इन्फेक्शियस वायरस है, मतलब कहीं ज्यादा कोविड से और इबोला वायरस से कहीं ज्यादा, क्योंकि जो सेकेंडरी अटैक रेट हम कहते हैं वो इज मोर देन 90% सेकेंडरी अटैक रेट है। सिंस ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से आता है, तो कहा जाता है कि अगर कोई एक बच्चा या जिसको भी इन्फेक्शन हुआ हो, एक उस हवा में 2 घंटे वो वायरस जीवित रह सकता है और दूसरे को, सेकेंडरी अटैक। तो इसीलिए मीजल्स को हाईली कंटेजियस वायरस कहते हैं, नंबर 1। सो बिकॉज ऑफ दैट, जो आपने बिल्कुल सही कहा कि क्या जब WHO और
ने हमें ऑलरेडी आग्रह करा था 2021 में जब वैक्सीन हुई। 2022 के बिगनिंग के 2 months में जो नंबर केसेस आए थे दैट वाज 79%, ऑलमोस्ट 4 times मोर देन जो 2021 से पहले आए थे। तो इस तरीके से हमें मालूम था 2022 की बिगनिंग में जब केसेस आए, तो अगर टॉप 10 कंट्रीज इन द वर्ल्ड देखें तो सैडली इंडिया इज कम नंबर 1, मतलब 9,500 केस इंडिया में है, फॉलोड बाय सोमालिया 8,500 एंड the other countries पाकिस्तान, अफगानिस्तान 3,000-2,500। तो नंबर ऑफ केसेस इंडिया में हाई हो गए हैं, और क्योंकि ये वायरस बहुत ज्यादा इन्फेक्शियस है और सेकेंडरी अटैक रेट ज्यादा है, इसके कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो छोटे बच्चों में है, चाहे वो इन्फेंट्स हो या लेस देन 5 year हो या मैलनरिश्ड मतलब जिसमें पोशाक की कमी हो, विटामिन ए की कमी हो, खाने की मैलन्यूट्रिशन हो, उनमें ज्यादा है। तो जो कॉम्प्लिकेशन है वो है निमोनिया, ओटाइटिस मीडिया और ब्रेन से रिलेटेड एंसेफेलाइटिस, ये वाले कॉम्प्लिकेशंस हैं। जैसे वो 8 महीने की बच्चे की जो डेथ हुई बॉम्बे की लास्ट जो वहां पर हुई, वो भी रेस्पिरेटरी निमोनिया और इन्फेक्शन के कारण हुई। और जैसे स्पीकर्स ने बताया कि उनमें उस बच्चे को भी वैक्सीन नहीं मिली थी। तो अब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ गवर्नमेंट की नहीं, गवर्नमेंट, डॉक्टर्स, इंडिविजुअल, पेरेंट्स, हम सबकी है। नंबर 1, हमें कोई भी जैसे आपने कहा कि हमारा इंटेंशन बिल्कुल आपको डराना या उसका नहीं है, वी जस्ट वांट टू मेक यू अवेयर। तो गवर्नमेंट ने अब ये किया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट से हर स्टेट गवर्नमेंट में टीम भेजी गई, जिसमें ये जो 8-10 केरला, गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र एंड झारखंड, सो इन स्टेट्स जहां पे भी ये केसेस आए गए हैं, 9,500 केसेस इंडिया में, उन केसेस को जांच पड़ताल करने के लिए क्या एफिकेसी है। सो अब जो हम करेंगे नीति वो ये रहेगी कि बिसाइड्स जो हम 9 to 12 months में फर्स्ट वैक्सीन, सेकेंड डोज 16 to 24 months, फॉलोड बाय अ बूस्टर 4 to 5 years, ये जो हम दे रहे हैं, उसके अतराफ जिधर भी ये एरियाज में आए हैं वहां 6 to 9 months में एक एक्स्ट्रा डोज दी जाएगी। और गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है कि इन जगहों में शायद बेटर रहेगा कि डोर टू डोर, जैसे पोलियो हुआ था, डोर टू डोर 6 months to 5 months के बीच ये वैक्सीन का उपयोग करेंगे और डिलीवरी होएगी। एंड बिसाइड्स दैट, जो मैंने कहा कि सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो प्राइवेट सेक्टर में भी डॉक्टर्स, जैसे सपोज एक डॉक्टर एक इन्फेक्शन की मरीज को देख रहा है और एक दूसरा बच्चा वैक्सीन लगाने के लिए कोई एक नॉर्मल बच्चे आ रहे, तो देयर शुड बी अ डिफरेंट रूम सॉर्ट ऑफ अ थिंग वेयर रूटीन चिल्ड्रन वर्सेस some sort of a thing, fever with rash के जहां पे बच्चे आ रहे हैं, तो वो थोड़ा सा डिफरेंशिएशन करने की जरूरत है। प्लस माँ बाप को जिनको लगता है कि उनके बच्चे को बुखार है या कोई किस्म की रैश हो रही हो, तो प्लीज बच्चे को जुकाम, खांसी, आंख में कंजंक्टिवाइटिस, ऐसी चीजें हो तो स्कूल ना भेजें या किसी कॉमन जगह पे जहाँ मॉल्स वॉल्स सेक्टर यहाँ पे ना जाएं, बिकॉज आप दूसरों को वो देगी। और मैं सबको ये याद दिलाना चाहूंगी कि सिम्टम्स क्या होते हैं। तो वायरस के आपको फीवर आता है, फीवर के बाद जुकाम, खांसी और कंजंक्टिवाइटिस लाइक आंख से पानी बहना, आंख लाल, उसके 3 दिन बाद रैश होती है। रैश यूजुअली हेयरलाइन से फेस पे आती है, फेस से फिर डाउन जाएगी, डाउन में आउट मतलब हाथ और पांव, एंड ये किस्म की रैश इस तरीके से जाती है। इसमें चिकन पॉक्स की रैश अलग होती है, उसमें पानी और वो, ये खसरे की लाल किस्म की रैश होती है। और जो डॉक्टर्स होते हैं वो रैश होने से पहले भी मुंह के अंदर जांच लेते हैं और देखते हैं कोई स्पॉट्स नहीं है, लिम्फ नोड्स नहीं है, और आपको
बता सकते हैं इसके कॉम्प्लिकेशन निमोनिया है और ईयर इन्फेक्शन, एंसेफेलाइटिस। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना होगा, खुराक अपने बच्चों की अच्छी दें। विटामिन ए अगर बच्चों में नहीं मिला है 6 मंथ से 5 इयर्स के बीच में, तो कृपया करके विटामिन ए की डोज भी उन्हें लगाएं। हम इसके उपाय पर भी आएंगे और विस्तार से इस पर भी हम चर्चा करेंगे। डॉक्टर चंद्रकांत, मैं आपके पास आना चाहूँगा। ये जो वायरस है और जिस तरह से डॉक्टर नीलम ने भी बताया बहुत सारी बातें, जितनी हमने बातें सुनी और उन सब में जो भी स्टडी सामने आई, उसमें यह कि एक तो वायरस ये आरएनए वायरस है और भारत की बात करें तो 1980 और उसके आसपास से इसकी जो ख़तरा था उसकी मौजूदगी देखी गई। उसके बावजूद क्या हमारी प्लानिंग और हमारे एक्शन में हाल फिलहाल कोई ऐसी बात या अर्जेंसी की कमी देखी गई जिसकी वजह से एक बार फिर से हम इसे एक खतरे के तौर पर देख रहे हैं, जिसके बारे में इस तरह की चेतावनी दी जा रही है? तो जैसा कि आपने कहा कि जो खसरे का वायरस या मीजल्स वायरस है वो सदियों से और शताब्दियों से जाना जाता है, बल्कि जब वैक्सीन की खोज हुई थी 1963 में, उससे पहले तक खसरे की महामारियां होती थी और कई बच्चों की और अन्य आयु वर्ग के लोगों की जान जाती थी। वैक्सीन इतनी असरकारक है कि जब से वैक्सीन लगना शुरू हुआ है, धीरे धीरे जो खसरे के केसेज हैं और खसरे के वजह से होने वाली मृत्यु हैं उनमें उनकी दर में काफी कमी आती जा रही है। एक बात और हमने देखी है, जब से कोविड-19 पेंडेमिक आया है, लोग इसके जीनोटाइप और कौन सा टाइप का वायरस है उसके बारे में काफी जिक्र करने लगे हैं। तो एक बात याद रखने की, आरएनए वायरस है, पैरामिक्सो वायरस है, आरएनए टाइप का वायरस है जिसमें यूजुअली बदलाव होते हैं, लेकिन खसरे का जो वायरस है फेयरली स्टेबल होता है, अर्थात इसमें अधिक बदलाव नहीं होते हैं। इसके करीब फिर भी थोड़े बहुत म्यूटेशन और थोड़े अंतर होते हैं। इसके करीब 24 जीनोटाइप, अगर हम साइंटिफिक भाषा में कहें, मिलते हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 3 जीनोटाइप H1, B3 और D8 इस बीमारी को फैलाते हैं। भारत में अधिकतर जो जीनोटाइप मिलता है वो जो 1980 के आसपास से मिलना शुरू हुआ था वही अभी मिलता है और संभवतः वही इस आउटब्रेक को कर रहा है। तो वायरस में कोई बदलाव नहीं हुआ है, कोई नया चेंज नहीं आया है। फिलहाल जो आउटब्रेक हम की बात कर रहे हैं, तो याद रखने की बात है कि भारत में हर साल जो ऑफिशियली रिपोर्टेड केसेज होते हैं, करीब 10,000 केसेज ऑफिशियली रिपोर्ट किए जाते हैं और कुछ मृत्यु रिपोर्ट की जाती है। लेकिन हम जानते हैं कि सारे भारत और दुनिया के कई देशों में जो रिपोर्टिंग सिस्टम है वो मजबूत नहीं होता है, अर्थात वो सारी चीजों को कैप्चर नहीं कर पाता है। तो एक अनुमान है जो WHO CDC लगाता है कि सारी दुनिया में करीब 1,26,000 मृत्यु होती हैं। तो खसरा अभी भी कई देशों में मृत्यु का कारण है, लेकिन उनमें से अधिकतर रिपोर्ट नहीं की जाती हैं और पता नहीं चलता है। भारत में भी कई सारे जो खसरे के केसेज हर समय, अभी जो आउटब्रेक चल रहा है उससे पहले भी और हर साल रिपोर्ट किए जाते हैं। लेकिन पिछले 1 साल में जो बदलाव आया है वह यह है कि जो खसरे का टीकाकरण था उसकी दर वास्तव में कम हो गई है। इसके कई एविडेंस है और सबसे बड़ा एविडेंस ये है कि अगर खसरे के केसेज बढ़ रहे हैं और खसरे की वजह से मृत्यु हो रही है, तो बात साफ है कि वो इसलिए हो रही है कि लोगों को और बच्चों को टीका नहीं मिला है। हम जानते हैं कि खसरे का टीका बहुत अधिक प्रभावकारी होता है, बाकी जो टीके होते हैं उनकी तुलना में अधिक प्रभावकारी होता है। अगर एक शॉट लगने पर उसकी जो 85% एफिकेसी मानी जाती है वो होती है। अगर 2 खसरे के टीके लग जाएं तो 95% बीमारी की रोकथाम हो जाती है। तो बीमारी अगर जिन पॉकेट्स में आ रही है उनमें अगर सर्वे किया जाएगा और उनका जो ग्राउंड एविडेंस देखा जाएगा तो बात साफ हो जाएगी कि वो वहां पर टीकाकरण की दर में गिरावट आई। बिल्कुल। तो बिल्कुल की बात है कि टीका का अभी कुछ नहीं बदला है, ना वायरस बदला है, ना परिस्थितियां बदली हैं। आपकी इसी बात को लेकर मैं डॉक्टर पल्लवी के पास जाना चाहूंगा। डॉक्टर पल्लवी, जो बात कही जा रही है कि टीकाकरण में एक गिरावट देखी गई है, आप जो आंकड़े देख रही हैं या जिस तरह के केसेस सामने आ रहे हैं, उसमें सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा कि किस उम्र के बच्चों में ये खतरा ज़्यादा देखा जा रहा है और क्या एक मुश्किल ये भी है कि लोग इससे फ़र्क नहीं कर पा रहे हैं चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स से, और कई बार जो देरी से एडमिशन है हॉस्पिटल्स में या देरी से इसको पहचानने की जो दिक्कत है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर बन रही है इसके जानलेवा होते जाने में? थोड़ा मिक्स्ड बैग आंसर है।
एक चीज है, स्मॉल पॉक्स तो निकल गया है, लेकिन क्योंकि मैं एक पीडियाट्रिशियन भी हूँ, तो ये जो मीजल्स है, ये इसको हम वायरल एक्सैंथम कहते हैं। ऐसी 5-6 बीमारियां हैं जिसमें बुखार आता है और बदन पे अलग अलग तरह की रैश आती है। जैसे मैडम ने कहा था कि चिकन पॉक्स में अलग आती है, मीजल्स में अलग आती है, एक कावासाकी डिसीज है उसमें आती है, 5th डिसीज, ऐसे बहुत सारी बीमारियां हैं। तो ये घर में मतलब ये गेसिंग गेम बिल्कुल खेलना नहीं है, आपको डॉक्टर के पास जाना है। इसकी बहुत सिंपल वजह ये है कि मीजल्स आप कहोगे डॉक्टर के पास जाके क्या करना है, इसका तो कोई इलाज नहीं है, लेकिन विटामिन ए मिलता है बच्चे को और डॉक्टर कंफर्म करते हैं, देख के भी हमें समझता है। और टेस्ट भी अभी है, एंटीबॉडी टेस्ट है, पीसीआर टेस्ट है, ब्लड के और नोज के स्वैब के हम लोग लेते हैं, उससे समझता है, कंफर्म होता है कि मीजल्स है। दूसरी बात है कि मीजल्स के जो कॉम्प्लिकेशंस है, निमोनिया होता है, कान से पस बहता है, उल्टी या जुलाब की बीमारी लग जाती है, तो उसके पहले निशान डॉक्टर पकड़ में लाते हैं। और ये डरना नहीं कि हमारे बच्चे को आईसीयू में ही रखने वाले, नहीं। हमारे यहाँ जो बच्चे आते हैं, कुछ बच्चे जिनको ज्यादा रिस्क नहीं है उनको हम घर भेज देते हैं। वैसे भी रैश आने के 4 दिन बाद वो इन्फेक्टिव नहीं रहता, दूसरे को नहीं फैला सकता। मुश्किल की बात यह है कि रैश आने के पहले भी 4-5 दिन वो बच्चा दूसरे को बीमारी दे सकता है, तब किसी को इल्म नहीं होता कि बच्चे को मीजल्स है। तो ये पकड़ में आना इसलिए भी मुश्किल है। और ये जैसे पहले भी कहा, इन्फेक्टिव बहुत है। अगर एक बंदे को मीजल्स हुआ है और उसके आजू बाजू 100 बच्चे हैं जिन्होंने टीका नहीं लिया है, तो 90% लोगों को तो होने वाला ही है। अपनी अपनी प्रतिकार शक्ति बताएगी कि उसको बीमारी कितनी होने वाली है। तो सबसे वल्नरेबल पॉपुलेशन आप जो पूछ रहे थे, किनमें ज्यादा सबसे डर है, तो क्या होता है, 9 महीने के करीब 6 महीने तक बच्चे के लिए माँ का दूध काफी होता है। उसके बाद देखा जाता है कि 9 महीने के बाद अगर अच्छे से उसको पोषण नहीं मिला तो वजन घटता है, कमजोरी आती है। इसीलिए मैंने कहा ना, कुछ प्रगत देशों में मीजल्स, ये खसरे का टीका 2 साल में दिया जाता है। क्योंकि क्या होता है, हम ये लेके चलते हैं कि जो माँ 20-22 साल की है, उसको 20-22 साल में खसरे का इतना एक्सपोजर हो गया है कि उसके बदन में एंटीबॉडीज है। क्योंकि उसके खून में एंटीबॉडीज है, वो बच्चे को अपने दे देती है। तो इसीलिए बच्चा पहले 5 से 6 महीने प्रोटेक्टेड रहता है, 18 महीने तक प्रोटेक्टेड रह सकता है, क्योंकि उसके बदन में एंटीबॉडीज है। इस हालत में हमने अगर बच्चे को खसरे का टीका दिया, तो खसरे के टीके में भी क्या रहता है, उसकी दाहकता कम की जाती है, लेकिन बच्चे में खसरे का इन्फेक्शन ही बनता है। तो ये एंटीबॉडीज जो है माँ से मिली हुई बच्चे को, ये खसरे का टीके को बेअसर कर देती है। तो हम इत्मीनान से रहते हैं कि बच्चे को टीका मिल गया है, लेकिन उसका असर बिल्कुल नहीं होता। इसीलिए प्रगत देशों में जहां खसरे का खतरा बहुत कम है, वो 2 साल के बाद पहला टीका देते हैं। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि बैलेंस रखें। हम अगर 2 साल तक रुके तो 9 समय कम है डॉक्टर पल्लवी, एक आखिरी सवाल मैं डॉक्टर नीलम से लेना चाहूँगा। और क्या इससे जुड़े कुछ मिथ्स भी हैं, और कई बार जो पेरेंट्स हैं वो इसको लेकर एक भ्रम में रहते हैं, और साथ ही मैं ये समझना चाहूँगा, क्या वैक्सीनेशन का जो टाइम पीरियड है, क्या उसकी लिमिट भी, उसकी समय सीमा भी घटाने के बारे में कई सारी थ्योरीज हैं, तो ज़रा उस पर रोशनी डाल पाएँ आप। सवाल किया क्योंकि काफी साल पहले जब मैं इंग्लैंड में काम कर रही थी, लेट 90s, तब ये बहुत मिथ था कि MMR वैक्सीन से रिलेटेड कोई कंसर्न, ऑटिज्म एंड ऑल। तो ये थियोरी बिल्कुल रद्द की गई थी। एंड देयर इज नो एविडेंस कि इस खसरे के टीके से कोई ऑटिज्म या कोई और किस्म की बीमारी होगी। थैंक्स फॉर ब्रिंगिंग दैट अप। और सेकंड चीज, एक सच्चाई ये है कि मीजल्स के इन्फेक्शन के बाद आपको हम एक वर्ड यूज करते हैं, एमनीशिया, जिसकी मेमोरी आपके एमनीशिया हो जाती है और आपके दूसरे वायरसेस के अगेंस्ट एंटीबॉडीज भी कम हो जाती हैं। सो देयरफॉर आप थोड़े से दूसरे इन्फेक्शंस के लिए भी प्रिडिस्पोज हो सकते हैं। सो दैट इज वन थिंग टू रिमेम्बर। और आपने जैसे कहा, उसी लिए मैंने कहा कि जो गवर्नमेंट अब सोच रही है, जो मेटरनल एंटीबॉडी जैसे मैडम ने बताया कि 5 to 6 मंथ्स तक मोस्टली रहती हैं। इंडिया में हम फर्स्ट डोज 9 मंथ्स देते हैं, लेकिन अब जिस एरियाज में आउटब्रेक हुआ है, दे वांट टू गिव एन एक्स्ट्रा डोज बिटवीन 6 to 9 मंथ्स। ये बात चल रही है।
बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे डॉक्टर नीलम। इसके साथ ही डॉक्टर चंद्रकांत, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर पल्लवी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ये चर्चा का मकसद यही था कि लोगों में जो एक डर बना हुआ है उसमें हम जागरूकता के लिहाज से जो हैं वो आप लोगों के ज़रिए ऐड ऑन कर पाएँ और उन्हें बता पाएँ कि इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा जिस तरह का भ्रम आप लेकर चल रहे हैं उससे दूर रहने की आवश्यकता है, और इसके साथ ही ये समझने की आवश्यकता है कि जो भी व्यवस्थाएं की जा रही हैं वो सबसे बेस्ट व्यवस्थाएं आपके और आपके बच्चों के लिए की जा रही हैं। तो उन सलाह को खास तौर पर आप ध्यान दें। एक भी दिन क्या कहूँ, चंद घंटों की भी देरी जो है वो आपके बच्चे के जीवन पर भारी पड़ सकती है। इसलिए बच्चे में जिस तरह के सिम्टम्स डॉक्टर्स ने बताए और जिस तरह की खतरे डॉक्टर्स ने बताए, उस तरह का कुछ भी दिखता है तो तुरंत डॉक्टर्स को दिखाएं और जल्द से जल्द बच्चे का इलाज शुरू कराएं। फिलहाल इस शो में इतना ही। उम्मीद है कि ये जानकारियां आपके काम आए। हमें दीजिए इजाज़त। उम्मीद यही करेंगे कि खसरे का जो खतरा है वो धीरे धीरे कम होता जाए। आप देखते रहिए ET नाउ स्वदेश। नमस्कार।